So well students, so I'm going to start continue capitalization of super profit. Okay, so right, valuation of goodwill, valuation of goodwill by capitalization of super profit method. Okay, capitalization of super profit. So I'm not going to tell you how to calculate super profit because already have taught you all people. If first we do calculate average profit, then we do calculate normal profit. Then after, uh, we calculate super profit by AP minus NP. So well, students, valuation of goodwill by capitalization of super profit. Just I'm going to write the steps. So I'm writing here the shortcut steps because already you all are knowing that how to calculate super profit. So just directly I'm going to write last step, goodwill of the firm is equal to super profit. Super profit, first of all, we will write here. If it is not given in the question, you need to calculate. Then 100 by NRR. NRR means already you all are knowing normal rate of return. This will be the formula to calculate goodwill by capitalization of super profit. So whenever you are supposed to calculate goodwill by capitalization of super profit, so first of all you need to calculate super profit. Then you will reciprocal. You will do reciprocal with the super profit by नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 बाई NRR हो जाएगा. ठीक है, यू विल गेट द आंसर गुडविल. तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है ये आप लोगों को पता है. तो एक ग्लैंस यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ कि पहले हम लोग एपी फाइंड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट. दूसरे नंबर पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और थर्ड पॉइंट पे हम लोग सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एपी कैसे आता है मालूम है आपको? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये आपको मालूम है टोटल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100. ये आप लोग ऑलरेडी पता है, आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, फॉर्मूला लिख चुके हो. जस्ट फॉर द रिकैप, तो सुपर प्रॉफिट जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो आप यहाँ पुट करो, उसके बाद आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, सो नोट इट. जस्ट आई एम रिपीटिंग इट अगेन. देखो, कोई भी मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, देयर आर सो मेनी मेथड्स, और इन ईच एंड एवरी मेथड्स वी आर यूजिंग प्रॉफिट. दिस मीन्स if the amount of profit is more, so the value of goodwill will be larger or big or more. If our amount of profit is less, so obviously goodwill will be less. तो एक चीज हमें याद रखना है, we have to remind one thing or remember one thing. Goodwill is to be calculated of a particular business. गुडविल अब किसका कैलकुलेट करते हैं? एक पर्टिकुलर बिजनेस का. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, और किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन उसके यहाँ कितना सेल हो रहा है, कितनी पॉपुलैरिटी है उस बिजनेस की, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, इसके बेसिस पे होता है. तो हम जो भी प्रॉफिट यूज करेंगे बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान रखना, हम जो भी प्रॉफिट यूज करेंगे बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, दैट प्रॉफिट शुड बी रिलेट टू दैट बिजनेस ओनली. और दैट बिजनेस तो होना ही चाहिए साथ में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? देखो, एक बिजनेस में 3 एक्टिविटीज होते हैं, ध्यान से समझ लो. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो गुड्स हम परचेज और सेल करते हैं. तो किसी भी बिजनेस की गुडविल उस बिजनेस के थ्रू कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना परचेज कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, इसके आधार पे लगाया जाता है. न कि कितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा वो लोन ले रहा है, इसके आधार पे नहीं लगाते हम लोग. सो
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परचेज और सेल से रिलेटेड होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि कितना पैसा हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया। और फाइनेंसिंग का मतलब होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कि कितना पैसा हमने मार्केट से उधार लिया है बिजनेस को चलाने के लिए। फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिंग। और ऑपरेटिंग जो कि मेन फंक्शन है हमारे बिजनेस का, विच अ बिजनेसमैन डू इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ, राइट। सो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ में जितना भी वो बिजनेस करता है, जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है, उस प्रॉफिट के आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 20,000 रुपीज का गुड्स 30,000 में सेल किया, तो आपका प्रॉफिट जो आ रहा है ऑपरेटिंग वो 10,000, तो हमें गुडविल इस 10,000 पे निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि हमारा 2,000 रुपए का गुड्स आग से जल गया, लॉस बाय फायर, तो क्या अब उस 2,000 रुपए को हम क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में डेबिट में दिखा देते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, 8,000 हो जाएगा। जब हम 20,000 का गुड्स 30,000 में सेल किए तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 बता रहा है और नेट प्रॉफिट भी 10,000 बताना चाहिए, वही होगा। लेकिन अगर 2,000 रुपए का गुड्स मेरा 2,000 का गुड्स लॉस हो गया बाय फायर, तो हम लोग अगर उस लॉस को पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, 8,000 हो जाएगा। अब आप खुद से सोचो, लॉस बाय फायर की वजह से हमारे रेपुटेशन पे क्या असर, कुछ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया वहां, जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू कम आएगी। तो हमें ये इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन या इंसिडेंटल प्रॉफिट और इंसिडेंटल गेन जो भी इंक्लूड है हमारे नेट प्रॉफिट में, तो गुडविल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एबनॉर्मल लॉस को और ऐसे एबनॉर्मल गेन को हमें मार्केट पहले प्रॉफिट में से माइनस कर देना चाहिए, राइट। सो पहले हम लोग उसे माइनस कर देंगे, मतलब एडजस्ट करेंगे। माइनस का मतलब होता है कि अगर लॉस ऑलरेडी एबनॉर्मल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लॉस का मतलब कि ये तो ऑलरेडी माइनस कर दिया गया होगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम वापस प्लस करेंगे। जैसे भी एग्जांपल लिया कि हमारा 10,000 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और 2,000 रुपीज का लॉस बाय फायर माइनस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 8,000। लेकिन एक्चुअल में गुडविल किस पे कैलकुलेट करना चाहिए हमें, 10,000 पे। तो कैसे आएगा वो 10,000, जो 2,000 रुपए का नॉर्मल लॉस था उसको वापस ऐड कर देंगे उस 8,000 में, तो हमारा वापस से 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने बिजनेस का सरप्लस अमाउंट, कभी कभी होता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया है जिसका कोई यूज नहीं है, तो हम लोग करते क्या है कि आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट करते, किसी कंपनी के शेयर में या डिवेंचर में, बैंक में एफडी कर दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम मिला, लाइक डिविडेंड रिसिप्ट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट या इंटरेस्ट रिसिप्ट, कुछ भी हुआ, तो ये इनकम हम करते क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। जब नेट प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अब तुम सोचो कि हमारी गुडविल की वैल्यू ज्यादा बताएगी, लेकिन ये नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज के थ्रू तो आ नहीं रहा है, ये तो दूसरे तरीके से कमाया गया प्रॉफिट है जो कि इसमें जोड़ दिया गया था। तो गुडविल निकालने के लिए ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो किसी दूसरे सोर्स से जनरेट किया गया है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ, ऐसे प्रॉफिट को हमें पहले हटा देना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट जितना भी रहेगा उसमें से जितना भी इस तरीके का प्रॉफिट है, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, लॉस सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब माइनस कर देना चाहिए। और ठीक इसी का उल्टा, जैसे कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा लॉस जो कि एबनॉर्मल है, बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है इसका, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे लॉस को पहले हमें अपने प्रॉफिट में ऐड कर देना चाहिए ताकि हम एक्चुअल गुडविल कैलकुलेट कर सके। तो आई थिंक कि आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, कभी भी गुडविल एडजस्ट करना हो, सॉरी प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम लोग, ये आप लिख लो। कभी भी एवरेज प्रॉफिट या
कोई भी प्रॉफिट से गुडविल आपको निकालना हो, किसी भी मेथड से गुडविल निकालना हो, तो सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेना चाहिए अगर एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ हम प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, यहाँ ये ईयर वाइज होता है, जिस ईयर का प्रॉफिट है उस ईयर एडजस्ट करेंगे, हम ईयर नहीं लिख रहे, सिर्फ एडजस्टमेंट का फॉर्मूला बता रहे हैं। प्रॉफिट हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसमें हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो कि हमारे रूटीन बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, वो अचानक इंसिडेंटल हो गया, इसको हम ऐड करेंगे। और क्या करेंगे, ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन सेम ईयर। अगर उसी साल जिस साल नेट प्रॉफिट दिया उस साल का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को अंडर वैल्यूड कर दिया गया हो, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि एग्जांपल में और भी लिख देते हैं, लॉस बाय फायर, ओके, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन सारी चीजों को पहले हमें ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट करो। अब इसको लॉस कैसे करेंगे, ठीक रिवर्स जो होगा उसे माइनस कर देंगे। जैसे कि रिवर्स में क्या हो सकता है, देखो रिवर्स में आपका जो एबनॉर्मल लॉस प्लस है, माइनस करते हैं एबनॉर्मल गेन, ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग एबनॉर्मल गेन। देखो रिवर्स कर दे रहे हैं हम, वहां पर लाइन के बाहर उधर अगर से एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल गेन को लेस करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक प्लस है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन सेम ईयर। सेम ईयर का मतलब क्या है, सेम ईयर मींस व्हाई आई एम राइटिंग हियर सेम ईयर, क्योंकि जिस ईयर में अंडर वैल्यूएशन किया गया है सिर्फ उसी ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे उतने रुपए से, और जिस ईयर में ओवर वैल्यूएशन किया गया उसी ईयर में सिर्फ इसे सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट सेकेंड ईयर के प्रॉफिट पे भी पड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, आप हैशटैग या स्टिक बना के कहीं नोट कर लो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का इफेक्ट 2 ईयर होता है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर। जिस ईयर में इफेक्ट होता है, जैसे जिस ईयर में अंडर वैल्यूएशन किया उस ईयर में अंडर वैल्यूएशन को प्लस करेंगे और दूसरे ईयर में माइनस करेंगे। ठीक इसी तरह अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ है करंट ईयर में, तो करंट ईयर वाले में सेम ईयर वाले में क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर वाले में प्लस करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट ईयर के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, लेकिन दिस क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि वो डेबिट में लिखा जाता है। तो आप सोचो कि अगर पहले साल हम अंडर वैल्यूएशन किए जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम दिखाए, कम दिखाने पे ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा, लेकिन यही कम वाला स्टॉक अगले साल हम ओपनिंग स्टॉक में दिखाएंगे तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इसलिए अगले साल माइनस करना चाहिए। ठीक उसी तरह ओवर वैल्यूएशन, अगर करेंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा दी गई है तो क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो इसलिए हमें उस साल माइनस कर देना चाहिए जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, और अगले साल प्लस करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, राइट।
जब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे तो उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट कम बताएगा, जितने रुपए से ओवर वैल्यूएशन होगा, इसलिए अगले साल माइनस। तो ये याद रखो, मैं सिर्फ एक ईयर का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। जिस ईयर में अंडर वैल्यूएशन हुआ है उस ईयर में प्लस, और जिस ईयर में ओवर वैल्यूएशन हुआ है उस ईयर में माइनस, और उसके अगले साल में जस्ट रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जो प्लस उसको माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे, सिर्फ स्टॉक के केस में। बाकी आप सारा चीज देखो, माइनस एबनॉर्मल गेन हो गया, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें क्या माइनस होती है, अब ध्यान दो। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ हमें अपने बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट या ऑर्डिनरी बिजनेस के थ्रू जो प्रॉफिट अर्न किया गया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू, वो लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस में कुछ ऐसा भी एक्सपेंसेज है जो रिकरिंग नेचर का है, जिसे हर साल पीएल अकाउंट से डेबिट करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको पीएल अकाउंट से डेबिट नहीं किया गया था। सो गुडविल निकालते समय अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सा ऐसा एक्सपेंसेज है जिसको अभी तक माइनस नहीं किया गया है, तो पहले ऐसे एक्सपेंसेज को उस ईयर में हम उस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग आगे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक इसी तरह कोई भी ऐसा इनकम जो रेकरिंग नेचर का इनकम है, लेकिन अभी तक इनकम में लिखा नहीं गया है, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो ध्यान रखो, रेकरिंग एक्सपेंसेज और रेकरिंग इनकम अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो रेकरिंग एक्सपेंसेज होगा, लाइक सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, इन सारी चीजों को हमें पहले माइनस कर लेना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर कोई इनकम है जो कि बिजनेस को मिलना चाहिए था, अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको पहले ऐड कर लेना चाहिए, फिर गुडविल निकालना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई मेजर रिपेयर करवा दिया। मेजर रिपेयर में समझते हो, कोई फिक्स्ड एसेट्स है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, अब उसको बहुत पूरा फुल सर्विस देके पूरा मेजर रिपेयर कराया गया, जिसपे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। तो जनरली बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ और हम लोग करते क्या है कि मेजर रिपेयर को भी पीएल में दिखा देते हैं। लेकिन अगर गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस साल के प्रॉफिट से, तो ध्यान रखना कि उस मेजर रिपेयर का इफेक्ट गुडविल पे पड़ सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा मेजर रिपेयर हुआ होगा वो वैल्यू हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर देगी, जिससे गुडविल की वैल्यू कम आएगी। तो आप खुद से सोचो, क्या ये मेजर रिपेयर अचानक से तो हो नहीं गया, ठीक है, और ये रेगुलर एक्सपेंसेस तो है नहीं। तो ऐसा एक्सपेंसेस जो मेजर रिपेयर है, तो गुडविल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए। यानी कोई भी एक्सपेंसेस को अगर कैपिटलाइज किया जाता है, इसका मतलब वो बैलेंस शीट का पार्ट हो गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना चाहिए, ना कि पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो इसलिए गुडविल निकालने के लिए ऐसा कोई भी मेजर एक्सपेंसेस जिसको कि कैपिटलाइज किया जा रहा है, उसको पहले हम नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस रहा होगा, इसलिए वापस प्लस कर देंगे और फिर गुडविल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लो। आई थिंक, आई होप यू हैव रिटन दिस। ओके, सो क्वेश्चन इज A, B and C, these are the partners, their ratio was 3:2:1, right? And they changed their ratio as 1:1:1. Okay, earlier they were shared in 3:1 and now they are going to share 1:1:1. For this purpose, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of 2 years purchase of 3 years average profit. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी लोग को ध्यान में रहना चाहिए। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कि ओल्ड रेशियो ये था 3:1, न्यू रेशियो 1:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years purchase of 3 years एवरेज प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट फॉर 3 years प्रॉफिट वर एज, फर्स्ट ईयर के लिए था 20,000, सेकेंड ईयर के लिए था 80,000,
एंड थर्ड ईयर जो था वो था आपका 80 और 2 जहां हो गया। अब इसको लिख देते हैं हम लोग 1 लाख, या 1 लाख नहीं, इसको भी हम 80 ही कर देते हैं। चलो, तो फर्स्ट ईयर का 20,000 था, सेकेंड ईयर का 80,000 था और थर्ड ईयर का 80,000 था। अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या स्टेप लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, राइट। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, तो कितना है 20,000, 80,000 और 80,000, राइट। इन तीनों को जोड़ लो तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 20 प्लस 80, 1,80,000, 1,80,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 है, 1 2 3, सो 3 6 60,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया। अब हमें गुडविल निकालना है, तो दूसरा स्टेप जो गुडविल का है, आप लोग फॉर्मूला लिखे होंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, TY मैंने लिखा है परचेसिंग ईयर। तो परचेसिंग ईयर देखो आपके यहाँ, यह देखो क्वेश्चन में लिखा है कितने ईयर का परचेसिंग ईयर है 2। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है 2, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,20,000। I hope कि you have understood how to calculate goodwill by average profit method. First step we have to calculate average profit. Second step goodwill, average profit into number of purchasing year. How to calculate average profit? Total of profit upon number of year. ये सब आप लोग लिख चुके हो पहले का, ओके। सो इसे नोट कर लो।